बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई, हमने अकाउंटिंग जो पिछले ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं उसमें हमने सीखा था कि अकाउंटिंग दो तरह के हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को कुछ हद में कई जगहों पे मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आप तब सीखेंगे जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को काफ़ी हद तक सीख लें, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग को सीखते हैं। ठीक है जी। हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को ज़रा देखते हैं। जिस तरह हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन को देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, आइडेंटिफाइंग, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, उसके बाद मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इनफॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में वो कहा था कि भाई हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में होता है उस वो यूज़र्स को इशू करेंगे। उसमें यूज़र्स हमने पढ़े थे कि भाई उसमें मालिक भी हो सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है, जो नए शेयर होल्डर्स आने वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो भी हो सकते हैं, आपके डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकते हैं, अकाउंट पेबल वाले लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। और कोई भी बंदा किसी भी कंपनी को रिक्वेस्ट करे कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें चाहिए, तो वो उनको कहते हैं कि भाई कॉपिंग फ़ी जो नॉमिनल सी अमाउंट होती है 100-200 रुपये वो जमा करा दें हमारे अकाउंट में, हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देते हैं हार्ड फॉर्म में, और आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र्स उसको इस्तेमाल करता है। वो अकाउंटिंग यूज़र्स के लिए होती है। ये अकाउंटिंग किन के लिए है, ज़रा फ़र्क को देखते हैं। ये एक्चुअली इन दोनों के जो फ़र्क हैं उनको भी देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, देखिए जी, एक तो वहाँ पे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी कि दो तरह की हैं। ठीक है जी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इशू करते हैं यूज़र्स को, और यूज़र्स में बहुत सारे लोग आते थे। ठीक है ना। यहाँ पे हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, यूज़र्स के लिए बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हम किन के लिए करते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जो लोग कंपनी चलाते हैं। जो कंपनी चलाते हैं लोग, इनमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इनका सीईओ भी हो सकता है, इनके मैनेजर्स भी हो सकते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं दूसरे सारे। तो ये कॉस्टिंग अकाउंटिंग किन के लिए है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल के लिए भी है और एक्सटर्नल बाहर के लोगों के लिए भी है। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट वाले ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बाहर के लोग, कंपनी के नए इन्वेस्टर्स और मुख्तलिफ़ तरह के लोग इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के अंदर के मैनेजमेंट के लिए होती। ये एक इनका फ़र्क आ गया। फ़र्क को समझे। इसके बाद एक और फ़र्क है भाई, इसका एक ख़ास फॉर्मेट है, ख़ास फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का अपना फॉर्मेट है, कैश फ्लो का अपना फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का अपना है। भाई ये सारे फॉर्मेट्स जो है IAS 1 में गिवन है, कैश फ्लो का फॉर्मेट IAS 7 में है, इस तरह ये वाला फॉर्मेट भी IAS 1 में है। तो बच्चे वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट्स गिवन हैं, उस फॉर्मेट्स के मुताबिक जो IAS और IFRS की किताबों में किन्होंने, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसके मुताबिक करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, इंटरनल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस इंफॉर्मेशन इस तरह प्रोवाइड करो जो इंटरनल मैनेजमेंट को पसंद आए। ठीक है जी। यहाँ पे ये दूसरा फ़र्क हो गया, कोई फॉर्मेट इसका ख़ास है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। दूसरा, कानून। कानून में होता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है। पाकिस्तान में ACCP कहता है कि आपने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और वो इशू करनी है, बल्कि बनानी तो है, उसका ऑडिट करके मुख्तलिफ लोगों को देनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग करो ना करो कानून कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट के इस्तेमाल के लिए होती है। तो ये कुछ फ़र्क हैं। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चौथा फ़र्क, अगर इनका ये 3 फ़र्क हो गया ना, एक भाई ये बाहर लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ अंदर के लोग इस्तेमाल करते हैं, कंपनी के अंदर वाले, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं। कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स है थोड़े बहुत जो लोकल ऑथर्स ने बनाए हैं, लेकिन कोई कानूनन फॉर्मेट इनका कोई नहीं है। तीसरा फ़र्क, ये कानून चाहता है कि आप लोग बनाएं, यहाँ पे अगर ना भी बनाए तो कानून कुछ नहीं कहता। लॉ में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी करनी है। इसके बाद अगर चौथा और बहुत एक अच्छा फ़र्क जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हो जाए, मतलब परचेज़ जब हो जाए तो हम एंट्री करते हैं, अगर परचेज़ ना हुई हो तो एंट्री नहीं करते, ठीक है ना। जब कोई इकोनॉमिक इवेंट हो जाए तब हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। मिसाल के तौर पर मालिक पैसे लेके आया है तो भाई हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे, जब मालिक पैसे ले आए। जब हम कोई परचेज़ करें तो उसके बाद एंट्री करते हैं कैश परचेज़ में, परचेज़ डेबिट और कैश को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये हिस्टोरिक, जो कोई इवेंट हो जाए उसके बाद हम अकाउंटिंग वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग शुरू करते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान का बजट बनता है, ठीक है, हर सूबे का अपना बजट बनता है। ये बजट कहाँ पे बनता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से बनता है। तो बजट किसके बारे में होता है कि भाई आने वाले साल में हम इतने पैसे एजुकेशन पे लगाएंगे, इतने पैसे हम लगाएंगे सिक्योरिटी पे। ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होती हैं। तो जिस तरह मुल्कों के बजट होते हैं, सूबों के होते हैं, इस तरह कंपनियों के भी बजट होते हैं कि भाई आने वाले साल में हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये 3-4 फ़र्क मैंने वाज़ेह कर दिए हैं। इसके अलावा भी फ़र्क हो सकते हैं जो आप लोग कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर 5वां फ़र्क ज़रा मैं देख लूँ तो भाई यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीज़ें सिर्फ पैसों पे होती है, पैसे आए जाए या परचेज़ हो तो चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह को भी चेक करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को और भी देखते हैं, वो इंशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखेंगे। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फ़र्क है, ठीक है। अब ज़रा इसके डेफिनेशन पे आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो हमने पढ़ा था, ये एक्चुअली इसको मुख्तलिफ़ किताबों से आप पढ़ सकते हैं। ये जो किताब जो मैं अकाउंटिंग करवा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये अमेरिकन अप्रोच है। इसके अलावा ब्रिटिश अप्रोच भी है। ये मैथ्यूज़रे साहब की जो किताब है, मिल्टन एफ्यूज़रे, मैथ्यूज़रे साहब ने जो ये किताब लिखी है, इसका 7th एडिशन ये बड़ा पॉपुलर है। इसका मेरे ख्याल में लेटेस्ट एडिशंस भी इसके हैं, लेकिन हमने ख़ुद भी 7th पढ़ा था, तो यहाँ पे अमूमन पर्चों में जो एग्ज़ामिनर है वो भी यही रिकमेंड कर रहा है, तो हम यही पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक डिटेल्स चीज़ें गिवन है, वो मतलब कवर हो चुकी हैं। अगर मैं डेफिनेशन को देखूँ, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स है ना, इसके पहले जो 4 चैप्टर हैं वो मैं इकट्ठे करवाऊँगा, उसको मैं अलग कर नहीं सकता, उनकी चीज़ें आपस में ओवरलैप हो रही होती हैं। कौन से चैप्टर्स, इसमें जो ये 4 चैप्टर हैं जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ द कंट्रोल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता है, चलता है इसमें से। इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द बेसिक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में है। ये सारी चीज़ें मिला के हम पढ़ेंगे। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, यूजेस एंड क्लासिफिकेशंस के, कौन कौन कॉस्ट क्या चीज़ें हैं, और आखिर में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये 4 चैप्टर हम इकट्ठे पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी हम इकट्ठी करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनको अलग अलग देखेंगे, ठीक है। मैं डेफिनेशन को अगर देखूं, इसका डेफिनेशन जो है इस बुक में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन मुख्तलिफ और जगहों पे गिवन है, लेकिन अगर मैं इस किताब की डेफिनेशन को डिस्कस करूं तो इस किताब की डेफिनेशन में लिखा है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग वो कहता है, इसको कभी कभार हम मैनेजमेंट अकाउंट भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसको हम मैनेजीरियल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। क्यों ये इसको ये नाम दोनों दे रहे,
क्योंकि ये होती मैनेजमेंट के लिए है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो वो डेफिनेशन में लिखता है कॉस्ट अकाउंटिंग, समटाइम उसको ये भी नाम लिख दे सकते हैं, समटाइम ये भी, शुड बी कंसिडर, ये कह रहा है शुड बी कंसिडर्ड द की मैनेजरियल पार्टनर। यहाँ पे लिख रहा है शुड बी कंसिडर, इसको हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। की कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, मैनेजरियल पार्टनर, मैनेजरों का दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजर्स इस कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल मैनेजर्स के लिए क्या है, एक दोस्त के तौर पे है, उनके एक पार्टनर के तौर पे है, उनकी मदद करता है, उनको असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। कैसे करेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखेंगे, लेकिन डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये मैनेजर्स के लिए क्या है, एक तरह का पार्टनर है, उनको असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है। किस चीज़ में? फर्निशिंग। फर्निशिंग का मतलब वो नहीं है जो कमरे को फर्निश करना, या अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। फर्निशिंग का यहाँ पे मतलब है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना या देना। क्या देना? क्या देना? नेसेसरी, जो ज़रूरी है, नेसेसरी अकाउंटिंग टूल्स, ऐसे टूल्स जिसकी मदद से फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटेंट्स या मैनेजरियल अकाउंटेंट्स जो है, मैनेजमेंट जो है, इन टूल्स की मदद से वो डिसीजन करते हैं। ये टूल्स कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इस डेफिनेशन में लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स का एक अच्छा सा पार्टनर है। दूसरा, ये ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को जिससे वो क्या करे, प्लानिंग करे और प्लस कंट्रोल करें। अब मैंने जैसे बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्लानिंग कैसे करता है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है कि भाई फ्यूचर में हमने क्या करना है, बजटिंग, मुख्तलिफ़ तरह की और चीज़ें हैं। इसके अलावा कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल में ये करता है कि उसने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, स्टैंडर्ड बनाया है कि भाई एक कुर्सी बनाने के लिए 100 रुपये की लकड़ी लगेगी, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और जो हमारा तरकान था उसने 110 रुपये की लकड़ी लगाई, तो भाई 10 रुपये की एक्स्ट्रा लगाई ना, हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो हम उससे पूछेंगे कि भाई तुम, हमारा स्टैंडर्ड 100 रुपये की लकड़ी लगाना है, तू 200 रुपये 110 की क्यों लगा रहा है? ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। और ये कैसे करते हैं? इन टूल्स की मदद से जो कास्ट अकाउंटिंग की किताबों में गिवन है। और ये टूल्स कौन इस्तेमाल करता है? मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग में ये प्लानिंग और कंट्रोल की चीज़ें ही है, जो प्लानिंग के लिए डिसीजन करते हैं और कंट्रोल्स के लिए। ओके जी, ये इसके डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट, एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो उसके शुरू करने से पहले ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन क्या है, करते क्यों हैं मैनेजमेंट के लिए, और इसमें जो चीज़ें नाम सामने आएंगे वो है क्या चीज़। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसे नाम आएंगे जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पढ़े होते। मिसाल के तौर पर मैं इसके अलावा एक और चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, वो है कॉस्ट और एक्सपेंस का फ़र्क। हम अमूमन सोसाइटी में डिस्कस करते हैं दोस्तों के दरमियान। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, उसने जैकेट लिया, मैं कहता हूँ भाई जैकेट तुमने कितने रुपए का लिया? वो कहते हैं यार 1000 रुपये का लिया। मैं कहता हूँ यार इतना कॉस्टली, या हो सकता है वो कहे कि 10,000 का लिया। मैं कहता हूँ यार इतना कॉस्टली। तो कॉस्टली का लफ्ज़ रूटीन में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अकाउंटिंग में कॉस्ट किसको कहते हैं, एक्सपेंस किसको कहते हैं? अक्सर सवाल आता है कि भाई एक्सपेंस और कॉस्ट के दरमियान फ़र्क बताओ। अमूमन पर्चों में भी आता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। एक्सपेंस वही चीज़ है जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी थी, हर वो चीज़ जिससे हम फ़ायदा ले चुके हो, ठीक है ना।
उसको एक्सपेंस कहते हैं, और जिससे अभी फ़ायदा लेना हो वो हमारा एसेट होता है। याद है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही डेफिनेशन थे, जिससे हमने फ़ायदा लिया हो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जिससे अभी फ़ायदा लेना है वो क्या है, मेरा एसेट। अब ये कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट हम उसको कहते हैं कि जो चीज़ मैंने ख़रीदी, कारोबार में एक चीज़ ख़रीदूंगा और आगे बेचूंगा ना, ट्रेडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक चीज़ मैं ख़रीदूंगा और उसको मिसाल 100 रुपये का, और उसको आगे मैं 120 का बेचूंगा और 20 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा, यही होता है ना। अब एक चीज़ मैंने ख़रीदी है, मैंने गुड्स परचेज़ की है जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये उसकी कीमतें ख़रीद थी, लेकिन उसको अपने कारखाने तक लाने के लिए मैंने 10,000 रुपये का किराया दिया। तो ये चीज़ मुझे कितने की पड़ी? 1,10,000 रुपये की। तो ये मैं कहूँगा कि इसकी कॉस्ट मेरे लिए 1,10,000 रुपीज़ है। तो कॉस्ट हम किसे कहते हैं? कोई भी एसेट या वैल्यूएबल चीज़ जो मुझे जितने की पड़ी उसको हम उसकी कॉस्ट कहते हैं। इस तरह आप किसी दोस्त से पूछे भाई ये जैकेट कितने की ली, वो कहता है 10,000 की। इसका मतलब है कि ये 10,000 की उसको पड़ी है, उसकी कॉस्ट 10,000 है। ये ख़रीदने और बेचने के कारोबार में ये मैकेनिज़्म है। लेकिन हम इस तरह कारोबार नहीं कहते कि ख़रीद के बेचेंगे। कभी कभार हम चीज़ों को बनाते भी हैं और उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें होगी भाई? उसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं कपड़े बनाता हूँ, रेडीमेड कपड़े बेचता हूँ, तो उसमें कपड़ा इस्तेमाल होगा ना। उसके लिए क्या है, कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े की ज़रूरत होती है, मटेरियल। इसके अलावा लेबर में क्या आएगा? हमारे जो दर्जी हैं, मैं दर्जी रखूँगा, वो मेरे लिए कपड़े बनाएंगे। इसके अलावा मैं दर्जी को बिजली प्रोवाइड करूँगा, मशीन प्रोवाइड करूँगा। ये सारा कुछ मिला मिला के मैंने मटेरियल ख़रीदा, लेट से 100 रुपये का कपड़ा, 10 रुपये मैंने दर्जी को दिए, 50 रुपये के मेरे मशीन और बिजली और सब का ख़र्चा आया, तो मुझे कपड़े कितने के पड़े? 160 रुपये के। तो ये 160 रुपये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट उसको कहते हैं कि भाई एक चीज़ मुझे कितने की पड़ी। अब ज़रा रोज़गार को सीखते हैं कि कितने तरीके के रोज़गार दुनिया में होते हैं। रोज़गार हमेशा 3 ही कैटेगरीज़ में कवर होंगे। एक को कहते हैं ट्रेडिंग, एक को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और एक को कहते हैं सर्विस। इसमें क्या है, हम बनी बनाई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और उसको बेचते हैं। बनी बनाई चीज़ ख़रीदना और उसको बेचना, ये ट्रेडिंग उसको कहते हैं। और जो लोग ये कारोबार करते हैं उनको कहते हैं ट्रेडर्स। आपने नाम सुना होगा ना, खान ट्रेडर्स, गुल ट्रेडर्स। उनका नाम में ये मेंशन है कि हम बनी बनाई चीज़ ख़रीदते हैं और उसको हम आगे बेचते हैं, उस पर पैसे कमाते हैं। ट्रेडर्स का काम यही है। तो ट्रेडर कौन हुआ? अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। ट्रेडर किसको कहेंगे? वो बंदा जो ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? जो बनी बनाई चीज़, जिस कारोबार में बनी बनाई चीज़ लेके आगे बेचना होता है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ कहा, चीज़ें बनाना। तो जो लोग चीज़ें बनाएंगे, मिसाल के तौर पर आटा ख़रीदेंगे, ये गंदम ख़रीदेंगे और उससे आटा बनाएंगे, या कपड़ा ख़रीदेंगे और उससे सूट्स बनाएंगे, या स्क्रैप ख़रीदेंगे, कबाड़, और उससे सरिया बनाएंगे, या प्लास्टिक के दाने ख़रीदेंगे, प्लास्टिक के दाने, छोटे छोटे दाने, उसको पॉलीमर कहते हैं, उससे प्लास्टिक के बर्तन बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ कारोबारों को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। पाकिस्तान में है कि अगर आप एक बनी बनाई चीज़ ख़रीद ले और उसको रीपैकिंग कर दे या उसकी पैकिंग को मुख्तलिफ चेंज कर दे, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग में कवर किया है। जब कोई चेंज नहीं करेंगे तो उसको ट्रेडिंग कहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत चेंज भी कर दे या रीपैकिंग भी कर दे तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में हम कवर करते हैं यहाँ पाकिस्तान में। सर्विस किसको कहते हैं? जिसमें आप किसी को कोई गुड्स, ये जो चीज़ होती है जिसका हम कारोबार कहते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं ना। ठीक है, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं पेन का कारोबार कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो गुड्स हैं। अगर मैं गाड़ियों का कारोबार कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? होंडा है पाकिस्तान में या जापान में, उनके लिए व्हीकल्स, गाड़ियाँ क्या हैं? गुड्स हैं।
जिसका हम कारोबार करते हैं। ये जो सर्विस इंडस्ट्री होती है इसमें गुड्स नहीं होती, इसमें आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर हैं, तो टीचर क्या करता है, जाता है क्लास लेता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके पैसे लेता है। या इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्टर हैं या कोई ट्रेनर हैं, या जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ ठीक करते हैं, सर्विस हम सर्विस स्टेशन कहते हैं ना। सर्विस स्टेशन क्यों कहते हैं कि भाई हम गाड़ी लेके जाएंगे, कोई मुरम्मत हो तो वो कराएंगे, ठीक है, सर्विस स्टेशन वाले। इस तरह गाड़ियाँ धोने वाले जो गाड़ियाँ धोते हैं उनकी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के वो लोग जो आपको कोई गुड्स नहीं देते हैं लेकिन उसमें कोई आपके लिए कोई काम करते हैं, उसको हम सर्विस कहते हैं। तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। तो इन तरह 3 तरह के रोज़गार होते हैं, लेकिन जो ये हमारे कास्ट अकाउंटिंग है ये इस चीज़ को फोकस करता है, ज़्यादा फोकस इसका मैन्युफैक्चरिंग पे है। अमूमन बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये एक बात गलत है। कॉस्ट अकाउंटिंग इस चीज़ को भी कवर करता है, ट्रेडिंग को भी, मैन्युफैक्चरिंग को भी और सर्विस को भी, तीनों को कवर करता है, लेकिन मेन फोकस उसका मैन्युफैक्चरिंग पर है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इन चीज़ों को नोट कर ले। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि दुनिया गुड्स जो है, गुड्स बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने कहा कि भाई रेडीमेड कपड़ों के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, साथ में और भी चीज़ें होती हैं जो कि हम इसके साथ इस्तेमाल करके रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। तो जो कपड़े बनाने के लिए, सूट्स बनाने के लिए हमारा काम क्या है, वी परचेज क्लॉथ एंड कन्वर्ट कर देते हैं उसको सूट्स में। तो अगर इस कारोबार का एग्जांपल ले तो हमारे लिए क्या है, उसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है जो कि क्लॉथ होगा, ठीक है। उसमें लेबर इस्तेमाल होता है जो कि टेलर होगा। उसमें कुछ और चीज़ें हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही मशीनें चलेंगी ना, उसमें मशीन इस्तेमाल होंगे, लेकिन मशीन का ख़र्चा क्या होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी है। तो मशीन की जगह हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डालेंगे। इसके अलावा और भी ख़र्चे हो सकते हैं। हमारा जो है क्लॉथ मेन मटेरियल हो गया, तो इसके अलावा बटन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। बटन्स के अलावा और क्या इस्तेमाल हो सकता है, थ्रेड सॉरी, जिस तार जिसको कहते हैं, जिससे वो मशीन में लगा के कपड़ा सीते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये जो मेरा लेबर है, ये वाले, ये चाय पानी भी पिएंगे, इनके लिए फ़ूड एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इनके अलावा अगर हमारे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होगी। इस तरह के हज़ारों ख़र्चे होते हैं कारखानों में। तो अगर इस एग्ज़ाम्पल को हम लेके चले तो हम देखते हैं कि दुनिया के कोई भी दुनिया की कोई चीज़ बने, उसमें सबसे पहले चीज़ मटेरियल इस्तेमाल होती है। जब भी दुनिया का कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में यह बॉल पॉइंट है, तो इसमें प्लास्टिक और ये निब के लिए थोड़ा बहुत स्टील, ये सब कुछ मटेरियल है, ठीक है जी। तो उस मटेरियल को, जो मोटा मटेरियल डायरेक्ट इस्तेमाल होता है सूट्स की शक्ल में, क्लॉथ को हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जो क्लॉथ है, जो बड़ा मटेरियल है, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जो टेलर है उसको हम करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उनको कहते हैं जो एक्चुअली उस चीज़ को कन्वर्ट करता है। कपड़े को सूट में कन्वर्ट कौन करता है, टेलर, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल जो जिसको हम कहें कि ये इसकी फ़िगर बहुत कम है, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो 3rd नंबर एक सेक्शन है, उसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के ख़र्चे, अगर गैस का ख़र्चा हो, अगर वाटर का ख़र्चा हो, लेकिन इसके सबसे टॉप में आएगा इनडायरेक्ट लेबर, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन सा है, अगर सिक्योरिटी गार्ड करा है, सिक्योरिटी गार्ड एक्चुअली कन्वर्जन तो नहीं करता ना, सिर्फ सिक्योरिटी करता है, उसने हाथ में बंदूक पकड़ी होती है और क्या करते हैं, सिक्योरिटी करता है। इसके अलावा क्लीनर है। कोई भी ऐसा बंदा जो कारखाने से तनख्वाह ले रहा हो लेकिन
टेलर के अलावा हो, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी लेबर होगा वो सारा इनडायरेक्ट में आएगा और वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, ये जो छोटे खर्चे हैं मटेरियल के, लेट से थ्रेड या बटन्स, ये छोटे छोटे हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं और ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो भाई दुनिया की कोई भी चीज़ बने तो उसमें ये ए, बी और सी 3 तरह के कॉस्ट होंगे। उसमें हमेशा डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल जो सबसे मेन मटेरियल होगा वो डायरेक्ट लेबर जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने वाले लोग हैं। इसके अलावा सारा जो कारखाना का ख़र्चा है वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा इन दोनों के अलावा। तो दुनिया की अगर कोई भी चीज़ बनेगा तो उसमें डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, दुनिया की कोई भी चीज़ की कॉस्ट हो बनाने की हद तक, तो उसमें ये 3 चीज़ें कवर करेंगी और इन तीनों को मिलाएंगे तो इससे बनता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कुछ लोग इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। नाम मुख्तलिफ आपको आएंगे लेकिन ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका मेन नाम है, जो हम अभी बुक में डिस्कस करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो आज हमने क्या सीखा, इस सारे लेक्चर को रिवाइज़ करें। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान फ़र्क है, इसको जहन नशीन कर लें। साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन को जहन नशीन कर लें। इसके बाद ये कॉस्ट और एक्सपेंस के दरमियान फ़र्क को सीखे। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ है, इनको सीखे होती क्या है इसमें। और इसके अलावा इस चीज़ को सीखे कि दुनिया के जो भी कोई चीज़ बनता है उसकी 3 ही कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को मिला के फैक्ट्री टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये चीज़ें निकलती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी कारखाने के खर्चे होंगे वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, वाटर हो, दूसरे इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, या इसके अलावा और भी डेप्रिसिएशन हो, जिस तरह हमने यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन डाली थी। तो जो भी है सारा कुछ खर्चे मटेरियल और लेबर के अलावा सारे उन बाकियों को फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे। होपफुली आज के लिए मैं कहता हूँ इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और ये मैट यूजरे की किताब के पहले 4 चैप्टर जो हैं इनको हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। देखिए अब ये जो हमने डिस्कशन की है ना, ये डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में आ रही है, लेकिन जो ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर, ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है ना, कॉस्ट 3 तरह के हमने कहा यहाँ पे है। डायरेक्ट मटेरियल भी कॉस्ट है, लेबर भी कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड 3 कॉस्ट है। ये कॉस्ट के अगर कोई टाइप्स पूछे कि मटेरियल कॉस्ट में 3 तरह के, उसकी आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम कुछ कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे, कुछ लेबर में, कुछ FOH में, सारे को मिलाकर टोटल मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्चुअली ये हम 3-4 चैप्टर्स को इकट्ठे लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह इन चारों के एक्सरसाइजेस को भी इकट्ठे हल करेंगे और होपफुली आपको समझ भी इंशाल्लाह आएगी अगर इस मैकेनिज़्म को आप साथ में लेके चलेंगे और साथ साथ आप इन चीज़ों को ज़हन नशीन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।